डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। गेट्स प्रिपरेशन में हमने यूएचएस का टॉपिक 2 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा, ये मालूम करना पड़ेगा कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क जो है वो बेटा, जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स लगाने के नतीजे में एक मोशन प्रोड्यूस होती है बॉडी में, और बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट करना शुरू कर देती है। तो इस तरह के टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो सिंपली टॉर्क की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ अंदाज में की जा सकती है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? टॉर्क। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएं और वो अपने एक्सिस पे रोटेट करना शुरू कर दे, तो इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। जी बेटा, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड फोर्स वेक्टर F। इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन में यूँ भी लिख सकते हैं कि ये जो है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। जी, तो मोमेंट आर्म को हम डिस्कस करें, व्हाट इज़ मोमेंट आर्म। तो ये बेटा हम इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि जी मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मोमेंट आर्म कहते हैं। या फिर हम इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, मोमेंट आर्म के बारे में भी। तो अभी तो हमें इसकी डेफिनेशन टॉर्क की देखनी है हमने। एक और डेफिनेशन भी हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क की। तो ये बेटा क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स भी इसको हम बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसकी डिफरेंट इसकी डेफिनेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जी टॉर्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ? मैथमेटिकली लिखने के लिए हम देखेंगे कि टॉर्क क्या है, R क्रॉस F। तो हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट खुद भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे टॉर्क को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे RF साइन थीटा क्या है? RF साइन थीटा को हम कहेंगे इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। जबकि n यूनिट वेक्टर क्या बताएगा? इसकी डायरेक्शन। तो हम बारी बारी इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस भी किस तरह से यूएचएस डिमांड करता है टॉर्क के टॉपिक में। और ये एक बात आप जहन में रखेंगे, टॉर्क का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पास्ट पेपर्स में आप जितने भी पेपर्स में आप देखेंगे तो इस टॉपिक 2 में से टॉर्क के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जी टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या बता रही है हमें? RF साइन थीटा। और n क्या है? n यूनिट वेक्टर टॉर्क की डायरेक्शन को बताता है। तो हम सबसे पहले तो इसकी मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पे देखेंगे कि टॉर्क की मैग्नीट्यूड के लिए क्या फार्मूला बनेगा? टॉर्क इज इक्वल टू RF साइन थीटा। तो यहाँ पे F साइन थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो पोजीशन वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हम इस टॉर्क को यूँ भी लिख सकते हैं कि ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे हम इस तरह टॉर्क की डेफिनेशन हम कर सकते हैं। या फिर हम इस तरह से भी टॉर्क को लिख सकते हैं कि टॉर्क की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? R साइन थीटा, और साथ में हम लिख दें फोर्स की मैग्नीट्यूड से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बड़ा R साइन थीटा क्या है हमारे पास? ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट
कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू फोर्स वेक्टर, परपेंडिकुलर टू फोर्स वेक्टर। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू फोर्स वेक्टर आ गया, यानी कि पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फोर्स के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, तो उसी की मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ। तो ये भी हमारे पास टॉर्क की डेफिनेशन है। तो ज़रा देखते हैं भाई इस फार्मूला में आर एफ साइन थीटा की बात कर रहे हैं हम, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो इसमें आर का यूनिट क्या होगा, मीटर, और फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो इसलिए हम इसके यूनिट्स को अगर हम डिस्कस करें, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क के यूनिट क्या मिलते हैं हमें, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे अगर हम न्यूटन मीटर को वर्क या एनर्जी के हवाले से बात करें तो वो जाउल है, लेकिन बट यहाँ पे हम टॉर्क के एसआई यूनिट को क्या लिखेंगे, ये जाउल नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, न्यूटन मीटर। तो यहाँ से आप इसकी डायमेंशंस भी बना सकते हैं और इसके यूनिट्स आपने ऐसे यूनिट्स देखे ही हैं। तो इस डेफिनेशन से अगर हम देखें तो हमारे पास टॉर्क की डिपेंडेंस के बारे में भी हमें पता चलता है कि टॉर्क किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम अगर इसकी डिपेंडेंस को देखें तो डिपेंडेंस में इसकी डेफिनेशन के हवाले से हमें बात होगी। तो देखें बेटा, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड है आर, और एफ साइन थीटा क्या है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के साथ क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल। तो हम अगर इसकी डिपेंडेंस के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर की बात करें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर जिसको हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं, तो इसका मतलब टॉर्क जो है वो मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है। और इस तरह से अगर हम देखें तो फोर्स की मैग्नीट्यूड, तो टॉर्क जो है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। और अगर हम देखें तीसरा फैक्टर क्या है जो टॉर्क को अफेक्ट कर सकता है, वो एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। तो हम देखते हैं कि एंगल थीटा बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर भी टॉर्क को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं जी, टॉर्क की डिपेंडेंस जो है इन तीन फैक्टर्स पे है। ये तीन फैक्टर्स जो है वो टॉर्क को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ एंगल के हवाले से, तो हम देखते हैं जी टॉर्क जो है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अगर इस फार्मूला में मैं थीटा पुट कर दूँ कितना, 90 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू हमें मिलेगी मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 पे वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम किसके बराबर आ जाएगा, आर एफ, और इसको मैं एल एफ भी लिख सकता हूँ। टॉर्क जो है मैक्सिमम किसके बराबर, बेटा एल एफ। तो यहाँ पे एल मैंने क्या लिखा है, ये मोमेंट आर्म भी है, तो इसको हम मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं। तो जब भी एंगल साइन 90 पुट करेंगे तो आंसर में टॉर्क क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो हम अगर इसी फार्मूला को, टॉर्क मैक्सिमम के फार्मूला को यहाँ रिप्लेस कर दें तो हमें पता चलेगा टॉर्क जो है किसके बराबर, टॉर्क मैक्सिमम इनटू साइन थीटा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जी किस एंगल पे, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आपके सामने मैं लिख दूँ कि एट व्हाट एंगल थीटा बताएं, कि जब टॉर्क जो है, टॉर्क मैक्सिमम का 70% होगा। टॉर्क मैक्सिमम जो है, अगर हम बात करें कि टॉर्क जो है वो टॉर्क मैक्सिमम का 70% किस एंगल पे होगा, तो एंगल मालूम करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस में अगर आपको दे दूँ कि जी 30 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम का 70%, या 45 डिग्री पे, या 60 डिग्री पे, या ऑप्शन दूँ 90 डिग्री पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि थीटा एंगल अगर 45 पुट करता हूँ, 45 डिग्री, तो टॉर्क जो है वो टॉर्क मैक्सिमम का 70% होगा। तो सिंपली इस रिलेशन में आप टॉर्क जो है, टॉर्क मैक्सिमम के साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई करने से ये रिलेशन है। तो टॉर्क कितना चाहिए हमें, 70%। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 45 पुट करता हूँ तो साइन 45 का आंसर हमें क्या मिलता है, 1/√2। ये साइन 45 का आंसर मैंने लिख दिया। साथ में टॉर्क जो है वो मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम। तो यहाँ पे बेटा अगर 1/√2 की बात करूँ तो ये 0.707 भी है, 0.707 टॉर्क मैक्सिमम। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर मैं परसेंटेज इसकी मालूम करता हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे परसेंटेज मिल जाएगी। तो
तो इसका मतलब 70% टॉर्क जो है, टॉर्क मैक्सिमम का टॉर्क जो है वो 70% किस एंगल पे मिलता है? एंगल अगर हम पुट करें 45 डिग्री। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि अगर एक मीटर रॉड है, ऑब्वियसली मीटर रॉड है तो इसकी लेंथ क्या होगी? 1 मीटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी इस पॉइंट पे ये रॉड रोटेट कर सकता है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकता है। इसके ऊपर अगर हम कोई फोर्स लगाएं तो हम इस पॉइंट को पॉइंट ओ का नाम दे देते हैं, और पॉइंट ओ जो है ये पिवट पॉइंट भी कहलाता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूँ जो इसी पिवट पॉइंट से पास हो रही है, तो इसी लाइन को हम क्या कह सकते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये लाइन क्या है बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जी, तो फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे। तो अगर मैं कहूँ कि जी फोर्स इस पॉइंट पे लग रही है, और ये फोर्स क्या है? F1 फोर्स है। इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है F2 फोर्स, और इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रही है F3 फोर्स। तो अगर हम देखें कि जी पिवट पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा? मोमेंट आर्म। तो F3 का मोमेंट आर्म अगर देखें तो ये लेट्स सपोज क्या है? L3 है। अगर F2 की बात करूं तो इसका मोमेंट आर्म क्या होगा? L2 होगा। इस तरह से F1 का मोमेंट आर्म अगर हम देखें तो ये क्या होगा? L3 होगा। तो यहाँ पे अगर हम L1 होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो F1 के लिए मोमेंट आर्म, यानी कि इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F1 के लिए जो मोमेंट आर्म की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि जी अगर ये सारी फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, यानी कि F1 F2 इज इक्वल टू F3, ये सारी फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो मुझे बताएं कि कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? तो यहाँ पे मैं 4 ऑप्शंस आपको दूंगा। तो पहला ऑप्शन अगर मैं देखें कि टॉर्क T1 इज इक्वल टू टॉर्क T2 इज इक्वल टू टॉर्क T3, तो क्या ये सारे इक्वल टॉर्क्स हैं? अगर फोर्सेस इक्वल हैं तो क्या ये सारी फोर्सेस इक्वल टॉर्क्स प्रोड्यूस करेंगी? या फिर अगर हम देखें तो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, क्या ये ऑप्शन ठीक होगा? या T1 लेस देन T2 फिर लेस देन T3 के लिए? और अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डेल्टा ऑप्शन की कि T1 टॉर्क 1 तो टॉर्क 2 के बराबर है, और लेकिन दोनों ये क्या है? T3 से कम है, तो क्या ये ऑप्शन ठीक है? तो हम देखते हैं कि भाई इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन के लिए ऑब्वियसली आप कहते हैं कि ये सारी फोर्सेस इक्वल हैं, तो जिसका मोमेंट आर्म सबसे ज़्यादा उसका टॉर्क भी क्या होगा? यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बन सकता है जी बीटा ऑप्शन। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। इसका सोल्यूशन भी देख लेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस रिलेशन को। तो इसके सोल्यूशन में देखते हैं। इस सोल्यूशन में अगर हम बात करें कि सारी फोर्सेस इक्वल है, तो टॉर्क का रिलेशन आप पढ़ चुके हो LF। तो यहाँ पे फोर्स अगर कांस्टेंट है, फोर्स क्या है बेटा? अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क का रिलेशन मोमेंट आर्म के साथ क्या है? डायरेक्ट। जी बेटा, तो जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म उतनी ही ज़्यादा टॉर्क, जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म उतना ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यानी कि मैं इस पॉइंट पे जो फोर्स लगा रहा हूँ, लेट्स सपोज 10 न्यूटन की, इधर भी 10 न्यूटन की और इधर भी क्या है 10 न्यूटन की, तो ऑब्वियसली हमारे पास टॉर्क क्या है? LF के बराबर। फोर्स कांस्टेंट, टॉर्क का रिलेशन मोमेंट आर्म के साथ डायरेक्ट। तो जो मोमेंट आर्म ज़्यादा उसी के लिए टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा। तो ऑप्शन क्या बनेगा भाई? T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन देखें यहाँ पे, कि क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि एक रॉड है, मीटर रॉड कह लें उसको, तो ये मीटर रॉड डिफरेंट पॉइंट्स पे फोर्सेस लग रही हैं। ये क्या है? पॉइंट O, जिसको हम पिवट पॉइंट कहते हैं। तो ये मतलब रोटेट कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है अबाउट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे अगर हम कहेंगे यहाँ पे फोर्स लग रही है F3,
इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है F2, और अगर हम इसकी बात करें ये फोर्स लग रही है F1, तो हम देखते हैं कि जी पिवट पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। मैं कहता हूँ ये L3 है, ये L2 है, और हम कहेंगे ये L1 है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन यूँ भी पूछ सकता है आपसे कि अगर ये सारी फोर्सेस इक्वल टॉर्क्स प्रोड्यूस कर रही हैं, इक्वल टॉर्क्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो कौन सा रिलेशन यहाँ पे करेक्ट होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? तो हम यहाँ पे 4 ऑप्शंस देंगे। अगर सारी फोर्सेस इक्वल टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं तो क्या सारी फोर्सेस इक्वल होंगी, या फिर अगर हम कहें कि फोर्स F1 जो है ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F3, या चार्ली ऑप्शन में देखो F1 लेस देन F2 लेस देन F3, या डेल्टा ऑप्शन में देखें कि भाई दो फोर्सेस तो इक्वल हैं, F1 इज इक्वल टू F2, बट दोनों फोर्सेस जो हैं वो F3 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तो अगर हम देखें कि भाई टॉर्क्स अगर इक्वल हैं, इसके सोल्यूशन में देखें अगर टॉर्क्स क्या है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। अगर टॉर्क्स क्या है, इक्वल है, और टॉर्क का रिलेशन हमने पढ़ा है LF के बराबर, तो यहाँ पे अगर आप देखो टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज इक्वल टू LF। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान रिलेशन बनाऊँ तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, इनवर्स होगा। तो हमें फोर्स चाहिए, फोर्स को इधर ही रखें, मोमेंट आर्म को इधर लाएं, तो क्या लिखोगे, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंट आर्म। तो यहाँ पे फोर्स का रिलेशन मोमेंट आर्म के साथ क्या है, इनवर्स है। तो बेटा जहाँ पे जिस फोर्स का अगर सारे इक्वल, ये सारी फोर्सेस इक्वल टॉर्क्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो जिसका मोमेंट आर्म सबसे ज़्यादा होगा तो वही फोर्स क्या है, सबसे क्या होगी, कम लगानी पड़ेगी उसके ऊपर, उस पॉइंट पे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये इसका मोमेंट आर्म सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये फोर्स क्या होगी, सबसे कम। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, चार्ली ऑप्शन। तो चार्ली ऑप्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो F1 का मोमेंट आर्म सबसे ज़्यादा फोर्स का, फिर L2 है तो फोर्स उससे ज़्यादा, और अगर हम F3 की बात करें तो फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास क्या मिलेगा, चार्ली ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि भाई फोर्स जितनी करीब करते जाएंगे मोमेंट आर्म के, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जितना ज़्यादा करीब होगा उतना ही हमें टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे इस केस में F3 क्या है, मोमेंट आर्म सबसे कम है, बट फोर्स F3 क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे एक और फोर्स की बात करूँ, एक और फोर्स है, ये F4 है, तो इसका मोमेंट आर्म सबसे कम है, तो इस केस में फोर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगानी पड़ेगी इक्वल टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन और मज़ीद काम कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ये F5 फोर्स है, तो क्या F5 फोर्स कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगी? हम कहेंगे नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट, ये क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म। बट अगर फोर्स पिवट पॉइंट पे ही अगर हम लगा दें, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इफ पासिस थ्रू दी पिवट पॉइंट, तो उसके लिए मोमेंट आर्म की वैल्यू क्या होगी, 0। तो जब मोमेंट आर्म की वैल्यू 0 है, तो इस रिलेशन में आप देखें मोमेंट आर्म 0, तो फिर टॉर्क भी क्या होगा, 0। तो इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा है कि अगर line of action of force passes through the pivot point then no torque can be produced, torque क्या होगा, 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको एक नोट, इम्पॉर्टेंट नोट जो है, आप देखें कि इम्पॉर्टेंट नोट क्या है। तो इसमें अगर हम देखें इम्पॉर्टेंट नोट क्या होगा, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through pivot point, passes through pivot point, तो टॉर्क जो है वो क्या होगा बेटा, 0। तो इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through the pivot point, तो मोमेंट आर्म की वैल्यू क्या होगी, 0, और टॉर्क भी क्या होगा, 0। तो ये हमारे पास, हमने टॉर्क की मैग्नीट्यूड से हमने बात की थी कि जी जिसका मोमेंट आर्म जो है, अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मोमेंट आर्म जिसके लिए इक्वल टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए जिसका मोमेंट आर्म सबसे ज़्यादा है, फोर्स क्या होगी, सबसे कम।